नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आइए शुरू करें आज का कार्यक्रम। तो ट्रंप और मोदी मिले हैं, जिसकी लंबे समय से लोगों की नजरें बनी हुई थी और इंतजार भी कह सकते हैं कि ये मच अवेटेड मीटिंग थी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई है। कुछ बातें जो है अहम इस मुलाकात के बाद निकलकर सामने आई हैं। हम चाहते हैं कि इन्हीं बातों से निकले जो सवाल हैं पहले स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखें और उसके बाद आज के पैनलिस्ट से इनको समझने की कोशिश को शुरू करें। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि जब मोदी और ट्रंप मिले हैं और जिस तरीके की बातें सामने आई हैं, कैसे कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी शर्त के ट्रंप की सभी मांगे, अमेरिका की सभी मांगे मान ली हैं। ट्रेड डेफिसिट को खत्म करने की बात हो रही थी, रक्षा उपकरण हो, ईंधन खरीद हो, समान टैरिफ की बात हो। भारत लगभग हर बात पर जो डिमांडिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहे, उनकी सभी बातों पर भारत सहमत है। भारत के व्यापारिक हित में इससे क्या हासिल हुआ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, जो अवैध अप्रवासी हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अडानी को लेकर पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो इसको व्यक्तिगत मामला बताया भारतीय प्रधानमंत्री ने। तो इसके क्या मायने देखे जाने चाहिए, क्योंकि अमेरिका में अडानी के ऊपर वो भारतीय अरबपति कारोबारी हैं, केस चल रहा है और उसी से संबंधित उनसे सवाल पूछा गया था, लेकिन वो इस सवाल को टाल गए हैं। इसे व्यक्तिगत मसला बताया। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आइए उनका कार्यक्रम में स्वागत कर लेते हैं। बीजेपी से कर्नल जयवंश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के इकराम संधू जी जुड़ रहे हैं और सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं शुरुआत में बीजेपी के प्रवक्ता से करना चाहूंगी। कर्नल जयवंश, मैं आपसे समझना चाहती हूं, सबसे बड़ी बात तो ट्रेड डेफिसिट की जो बात कर रहे थे और ट्रंप लगातार कह रहे थे कि वो भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है और हम जो है वही रेसिप्रोकल जो टैरिफ होता है वो भी लगाएंगे। और रक्षा उपकरण हो, ईंधन खरीद हो, समान टैरिफ हो, इन सब की बातें भारत सब कुछ मान चुका है। कैसे देख रहे हैं, क्या ये भारतीय हित में है? थैंक यू वेरी मच नेहा जी। देखो, ऐसा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको अपने देश के इंटरेस्ट को रखते हुए जो ग्लोबल सिचुएशन है और जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ही अच्छी ब्रीफिंग के बाद वहां वो गए हैं और वो एक एजेंडा लेके गए थे। उनको भी पता था कि वहां उन्होंने कौन कौन सी बातें करनी है और क्या करना है, क्या नहीं करना। ट्रेड डेफिसिट एक बात है, पर आप ये भी तो देखिए ना कि वो ट्रेड को बढ़ाने की कितनी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का जो ट्रेड है वो बढ़ेगा और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है डिफेंस के लिए और जो डिफेंस के लिए यहाँ खुलनी है, इतनी ज्यादा नई इंडस्ट्रीज खुलनी है, उससे हमारा जो आत्मनिर्भरता है और हमारी जो मेक इन इंडिया का है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। स्पेशली जब टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर होगी, जो कि पहले टेक्नोलॉजी की इतनी ट्रांसफर होती नहीं थी। तो इन बातों को ख्याल करते हुए, और देखो वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम होगा। इसकी भी बात हो चुकी है कि उसका मतलब है कि मतलब वी विल बी सेंडिंग मोर स्टफ ओवर देयर टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट, जिसके लिए यूएस मान चुका है। तो आई थिंक ओवरऑल एक बड़ी कॉम्प्लेक्स डील की और वो बड़ी सरलता से हो गई है। बाकी उसका इफेक्ट क्या होता है इंडिया के ऊपर, ये तो हम बाद में देखेंगे। कौन से डील को आप कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे? नहीं, ये पूरे ट्रेड डेफिसिट की, हमारे जो दोनों के ट्रेड है, ट्रेड में कितनी ट्रेड की बढ़ोतरी होगी, मेक इन इंडिया कितना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितनी होगी, डेफिसिट को किस तरीके से कवर किया जाएगा, और उसके बाद तो ये सारी बातें तो ये मांगे तो अमेरिकी है। यस, ये सारी बातें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे। भारत जो चाहता है वो क्या मिला भारत को, मैं ये भी समझना चाहती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वही चाहते थे, हम भी तो ये चाहते हैं। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहते हैं वहां से। हम चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज यहाँ आके खोलें, स्पेशली जो डिफेंस की कंपनीज हैं, वो तो बहुत देर से हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि यहाँ खोलें। F-16 की पहले बात हुई थी, अभी मेरा ख्याल ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट की हो रही है। देयर आर अदर थिंग्स, डिफेंस की है।
सो इंडस्ट्री जो खुलेगी वो हम भी चाहते हैं। ट्रेड डेफिसिट जो है, जो टैरिफ्स की बात है, वो टैरिफ्स अभी अल्टीमेटली हमें हमें जब हम वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आ रहे हैं नेहा जी, तो हमें अपने टैरिफ्स को भी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर मॉडरेट करने की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। पर हम इतनी एक कॉम्पिटिटिव कंट्री हैं कि अगर हम कंपटीशन में पड़ेंगे तो आई एम श्योर दैट वी विल मेक बेटर थिंग्स देन दी अदर एनीवेयर, वेदर इट इज अमेरिका और इट इज यूरोप। सो ओवरऑल आई थिंक जिस पर्सपेक्टिव में इंडिया चल रहा है, उसके लिए ये फायदेमंद एक विजिट रही है। ठीक है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी एक संक्षिप्त टिप्पणी टैरिफ को लेकर और तमाम जो ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है, इसको खत्म करने की बात हो रही है, और अमेरिका की वो मांग की भारत सबसे बड़ा जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका हो जाए, जहां तक बात गैस और ईंधन की आती है। तो इकराम संधू जी कैसे देख रहे हैं, भारत ने क्या हासिल नहीं किया? नमस्कार जी। भारत ने क्या नहीं हासिल किया मैं ये आपको बताता हूं। हमारे तो वो हाल थे कि हमारे गामा पहलवान जी वहां गए और बाउट शुरू होने से पहले ही सफेद टॉवल उन्होंने रिंग में फेंक दिया। ये हुआ है संक्षिप्त में कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा, जो अमेरिका ने मांगा, हम पिछले सालों में क्या सुन रहे थे कि विश्व गुरु है मोदी जी, ये सारी दुनिया के विरुद्ध खड़े हुए और रशिया से हमें सस्ता तेल मिलता है। ये जैसे ही पहुंचे अमेरिका के अंदर, इन्होंने कहा अब हम अमेरिका से रशिया से ज्यादा तेल खरीदेंगे। इसका मतलब कोई ये विश्व गुरु नहीं है, अगर चलती है तो ये चला लेते हैं, कोई इनको डंडा दिखाए तो आराम से बैठ जाते हैं। सबसे पहले तो ये पोल खुली विश्व गुरु जी की कि अगर तो द गोइंग इज गुड तो ये विश्व गुरु है, अगर द गोइंग इज नॉट गुड तो ये उनके स्लोगन भी अपने स्लोगन बना लेंगे, ये मेगा को मीगा बना लेंगे, ये उनके चमचे बन के उनके पीछे चल पड़ेंगे। ट्रेड डेफिसिट की बात हुई, ट्रेड डेफिसिट तो हमारे फेवर में है, तो अगर हमने उसे बैलेंस करना है, उससे क्या होएगा कि हमारा ट्रेड जो अमेरिका को जाता है वो कम होएगा और जो अमेरिका से हमने लेना है वो ट्रेड ज्यादा होएगा। दैट इज द ओनली थिंग। क्योंकि अगर ट्रेड डेफिसिट हमारे लिए पॉजिटिव है और हमने उसे एक इवन कील पे लेके आना है, तो एक ही चीज होएगी, अमेरिका से हम ज्यादा खरीदेंगे और हम अमेरिका को कम बेचेंगे जी। तीसरी चीज पे आ जाइए जो हम अभी की डिफेंस के ऊपर। डिफेंस के ऊपर हम तो राफेल के टाइम भी सुन रहे थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होएगा। पहले 6 साल जब राफेल से बात हो रही थी तो HAL को ट्रांसफर होना था, जहाज इंडिया में बनने थे, कुछ नहीं हुआ, सब उड़नछू हो गया। जहाज सारे के सारे अब फ्रांस ही आ रहे हैं और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक नहीं हमें भेज रहे जिससे हमें कुछ पता लगे कि टेक्नोलॉजी का क्या ट्रांसफर है। सब कुछ फ्रांस के हाथ में है। यहां भी मैंने कल रात को सुना कोई ऐसी बात ट्रांसफर की नहीं हुई, सिर्फ ये कहा गया कि उन्होंने हमारे गामा पहलवान जी को कहा कि नहीं, परमाणु ऊर्जा संबंधित तकनीक के लिए जो भारतीय बाजार में सुधार हो रहे हैं, इसकी बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। हाँ, बट उन्होंने कहीं भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं की एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न्ड। आई कुड बी रॉन्ग, आप मुझे बता दीजिए, बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कहीं। सो हम एक न्यूक्लियर एनर्जी ट्रीटी से संबंधित बात उन्होंने कही थी कि न्यूक्लियर एनर्जी ट्रीटी से संबंधित जो भी तकनीक है, अमेरिकी तकनीक है, उसके लिए भारतीय बाजार में जो नियम है वो बन रहे हैं या फिर नियमों में सुधार हो रहा है। दिस इज व्हाट ट्रंप हैज सेड। ये तो मैडम 2006 में हो गया था जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ हमने न्यूक्लियर ट्रीटी साइन की थी मनमोहन सिंह जी ने। तब एग्जैक्टली जो उस एग्रीमेंट में है उससे आप मुझे एक क्लॉज एक्स्ट्रा बता दीजिए जो कल मोदी जी या आज सुबह मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से ले लिया। एग्जैक्टली जो फ्रेमवर्क 2006 न्यूक्लियर ट्रीटी का था वो एग्जैक्टली द सेम है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। एक एक्स्ट्रा क्लॉज तो कांग्रेस ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इस पूरी यात्रा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को जो है बिल्कुल निरर्थक यात्रा कहती है। मैं बस ये कहता हूं कि जो आदमी कह रहा था कि मैं बहुत ही तकड़ा लीडर हूं, मैं किसी को भी लाल आंख दिखा दूंगा, वो कल आराम से पीछे बैठा हुआ था। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा, वो आसानी से दे आया। और अब हमें क्या लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आगे इसका बड़ा फायदा होएगा। आप आज की बात मत कीजिए, अब आगे इसका बड़ा फायदा होएगा। तो जैसे अच्छे दिनों का हमें बहुत फायदा होना था, जैसे डीमोनेटाइजेशन का हमें बहुत फायदा होना था, जैसे बाकी इतनी चीजों का हमें मेक इन इंडिया का बहुत फायदा होना था जी। जैसे किसानों को MSP मिल जानी थी, जैसे बिजली 24 घंटे हर घर में आनी थी, जैसे स्वच्छ पानी हर घर के हर नलके में 24 घंटे आना था, वैसे एक लॉलीपॉप आज दे रहे हैं कि वहां अपने सारे हथियार फेंक के आ गए हैं। बट हमें यह कहा जा रहा है कि हमने हथियार नहीं फेंका, ये तो हमारी स्ट्रेटजी थी और हम
अमेरिका से बहुत बढ़िया डील करके ले आए हैं। क्या बढ़िया डील है इसके बारे में कोई नहीं पता। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इससे पहले कि मैं सिद्धार्थ जी से समझने की कोशिश करूं कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात और जो बातें इसमें डिस्कस हुई हैं या फिर जो स्टेटमेंट दोनों ही नेताओं ने मीडिया के सामने रखा है, उससे क्या समझा जाए, ये भारतीय हित में अधिक दिख रहा है या फिर अमेरिकी हित में अधिक दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को लेकर चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी, मेगा एजेंडा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो मागा एजेंडा की भी बात कर रहे हैं। तो ये इंडियन इंटरेस्ट में दिख रहा है। आप सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि अलग अलग जितने भी पॉइंट्स पर मोदी और ट्रंप ने बात रखी है मीडिया के सामने, इसको कैसे देख रहे हैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के लेंस से, उन नजरों से आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? देखिए, हमारा धर्म बनेगा कि हम इसको बिल्कुल निष्पक्ष भाव से न्यूट्रली देखें। 35 पैराग्राफ का जॉइंट स्टेटमेंट दोनों के बीच में निकला है आज जो हुआ है। उसमें मैं सीधा सीधा बता देता हूं कि अमेरिका से इंडिया क्या क्या आने वाला है आने वाले समय में। तेल ज्यादा आएगा, एलपीजी गैस ज्यादा आएगा, ट्रंप साहब आएंगे, क्वाड के समिट में आएंगे। किसानों के लिए जॉन डियर के जो ट्रैक्टर हैं और जो थ्रेशर हैं और जो किसानों के उपयोग की वस्तुएं हैं, जॉन डियर के ट्रैक्टर ज्यादा आएगी। मवेशी का चारा ज्यादा आएगा, बत्तख का मांस ज्यादा आएगा, तहव्वुर राणा आएंगे और 7 लाख भारत के अवैध अप्रवासी भी वापस आएंगे। तो यह होगा अमेरिका से भारत क्या क्या आएगा। अब भारत से अमेरिका क्या क्या नहीं जाएगा उसकी भी एक फहरिस्त है। किसानों का बासमती चावल अब नहीं जाएगा, अवैध अप्रवासी अब नहीं जा पाएंगे, टैरिफ नहीं जा पाएगा। हम भारत की तरफ से हम अमेरिका के चीजों के ऊपर अब टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। चीन के घुसपैठ की चर्चा अब नहीं होगी क्योंकि 35 पैराग्राफ में एक जगह भी चीन की चर्चा नहीं है। ग्रीन एनर्जी की बात अब नहीं होगी, कहीं पर भी ग्रीन एनर्जी की चर्चा नहीं है, सोलर की बात नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी की बात नहीं है, हाइड्रोजन की बात नहीं है। जिस तरह से भारत ने 2022 में ग्लासगो में जाके कहा था कि हम 1 बिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन 2030 में कम कर देंगे क्योंकि हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में जाने वाले हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की इसमें चर्चा ही नहीं है, तो किस तरह से भारत उसको कम कर पाएगा पता नहीं। सिर्फ एक चीज भारत से अमेरिका जाएगी इन 35 पैराग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट है, वो है कि सिर्फ और सिर्फ सस्ता श्रम जाएगा, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। सिर्फ ये चीज अमेरिका भारत से मांग लेने के लिए तैयार हुआ है। अब मैं इसमें ये नहीं कहता कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, ये चर्चा करने का ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि ये जो चीज है ये बता देना। दूसरी सबसे आश्चर्यजनक और फिर से आश्चर्यजनक बात ये हुई है कि भारत ने मान लिया कि 7 लाख हिंदुस्तानी अप्रवासी अमेरिका में हैं और उन्हें हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा, ये भारत ने मान लिया। दूसरी बात, भारत ने यह भी मान लिया कि मानव तस्करी के माफियाओं को भारत को रोकना पड़ेगा, ये दूसरी बात भारत ने मान ली। और तीसरी बात ये भी मान लिया पर इसमें मैं एक लाइन ऐड कर देती हूँ, भारत के जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने कहा है कि दोनों देशों में जहां पर भी इलीगल ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, दोनों देशों में इस पर नकेल कसनी होगी। तो कह सकते हैं कि भारत ये चाहता है कि भारत अपने यहाँ तो सख्ती करेगा ही, लेकिन अमेरिका से भी सख्ती की गुंजाइश या फिर अपेक्षा कर रहा है। तो मतलब अमेरिका से भी नागरिक अवैध अप्रवासी अमेरिका छोड़ के भारत आते हैं क्या? मुझे नहीं वहां पर जो एजेंट्स हैं उन पर सख्ताई की जाएगी। तो मतलब तस्करी तो भारत से ही, तो अगर भारत से 7 लाख लोग वहां पर गए हैं और भारत ने यह माना है कि हम मानव तस्करी के माफियाओं को रोकेंगे तो भारत में ही रोकना पड़ेगा। तो भारत ने यह माना है कि हमारे यहाँ से मानव तस्करी के गिरोह काम करते हैं, ये भारत ने माना है, मुझे नहीं पता। तीसरी बात, भारत ने यह भी माना कि अवैध अप्रवासी अपराधी नहीं होते हैं, वो भटके हुए लोग होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, सही बात है, क्योंकि अपराध जो होता है इंग्लिश में उसे क्राइम कहा जाता है और अपराध की सजा होती है जिसे अंग्रेजी में पनिशमेंट कहते हैं। और पनिशमेंट होता है किसी आदमी को आप शारीरिक रूप से बंदिश डाल दीजिए, शारीरिक रूप से दंड दीजिए, पनिशमेंट दीजिए। लेकिन जो गैर कानूनी होते हैं, जो ये अपराध जिन हम इमिग्रेंट्स को कहते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, तो कोई भी गैर कानूनी होता है उसके ऊपर आप पनिशमेंट या सजा नहीं देते हैं, उसके लिए जुर्माना दिया जाता है, उनके लिए पेनल्टी दी जाती है। पेनल्टी हमेशा आर्थिक रूप से चुकानी होती है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये अपराधी नहीं है, भारत भी कह रहा है कि अपराधी नहीं है,
नॉमेनक्लेचर भी कहता है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इसका मतलब वो गैर कानूनी हैं। तो गैर कानूनी को आप अपराधी की तरह, वो हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान की मातृभूमि पर अपराधी की तरह बेड़ियों में तो अब शायद नहीं आना चाहिए, क्योंकि अक्षय कुमार की एक फिल्म थी एयरलिफ्ट करके, उसकी तरह भारत को अपने 7 लाख नागरिकों को बाइज्जत इवैक्यूएशन करके ले आना चाहिए, क्योंकि भारत ने माना है कि हमारे यहाँ प्रवासी आपके यहाँ हैं। और जब हम ये मान रहे हैं कि वो अपराधी नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि वो भटके हुए हैं, तो उनको किसी भी हालत में अपराधी की तरह बेड़ियों में हाथ पैर बांध के तो भारत की मातृभूमि पर वो नहीं उतर सकते। ठीक है, और उनको उतरना भी होगा तो बाइज्जत रूप से उतरना पड़ेगा, भले, क्योंकि वो इलीगल है, वो क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में जो है ये हिस्सा नहीं ऐड किया गया कि भारतीयों को सम्मान के साथ जो है वापस नहीं भेजा गया उनके वतन पर, उनको बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया। ये जब नदारद रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट से, तो आप इसको जो है एक बड़ी चूक कहते हैं या फिर जानबूझकर की गई अपनाई गई स्ट्रैटेजी कहते हैं, जो कि शायद भारतीय नागरिकों के सम्मान के लिए सही नहीं है? देखिए, इसमें नागरिकों का सम्मान तो नहीं ही हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप अपने ही देश के लोग अपनी ही मातृभूमि में किसी भी कारण से वापस आ रहे हैं और वो बेड़ियों में जकड़ के आए, ये तो किसी भी तरह से कोई भी इसको सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन बात यह है कि हमको ये समझना चाहिए कि अमेरिका में कह रहे हैं कि 7 लाख भारत के अप्रवासी मतलब अवैध अप्रवासी नागरिक हैं जी। कोई भी आदमी अमेरिका का वन वे अगर टिकट आप लेते हैं तो 50,000 से कम में नहीं आता, क्योंकि करीब 80,000 का टिकट लगता है। तो हम उसको, अगर आप मान लीजिए कि आप पूरा हवाई जहाज ही बुक कर लेते हैं तो 50,000 में हो गया मान लीजिए। तो 50,000 रुपए में अगर एक आदमी को लाना होगा तो अमेरिका इतने सारे लोगों को अगर हिंदुस्तान वापस भेजेगा और अगर उनको अपने तरफ से, हम कह रहे हैं अमेरिका के एंगल से मैं कह रहा हूं कि वो अगर उनको बाइज्जत भेजेगा तो कुल मिला के 7 लाख लोगों को 50,000 रुपए एक आदमी के टिकट के अनुसार करीब 3,500 करोड़ रुपए का खर्चा अमेरिका को आने वाला है। तो इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा है, आपको एक संदेश दे रहा है कि हम आपके नागरिकों को, भले वो अपराधी नहीं है, लेकिन हम उनको अपराधी की तरह दिखाते हुए अगर हम आपके देश भेजेंगे तो कम से कम एक छोटी सी स्टेटमेंट होश में आएंगे और अपने लोगों को इज्जत से बुलाने का काम शुरू करेंगे। नहीं तो हम इस तरह से आपको भेजेंगे। ये एक तरह से जबरन है, ये अमेरिका जबरन कर रहा है जी। और जिस पर आपत्ति उठाई जानी चाहिए थी भारत की तरफ से, मैं कर्नल जयबंश जी से समझना चाहती हूँ। जयबंश जी, ये अपेक्षा तो की जा सकती थी कि प्रधानमंत्री जब इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये आपत्ति जता ही सकते हैं कि अमेरिका से भारत का जो सफ़र है ये इतना लंबा हवाई सफ़र है, बेड़ियों में, और एक जिस विमान से C-17 US आर्मी के विमान से भेजा गया उसमें कंडीशंस भी नहीं है कि ऐसी स्थिति में किसी भी नागरिक को भेजा जाए, और खास करके तब जब भारत के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि वो बेचारे बरगलाए हुए जो है भोले भाले लोग हैं। जयबंश जी। हाँ जी, देखो ये जो बहुत अच्छा है, हमारे सिद्धार्थ जी ने इस पॉइंट को रेज किया है बहुत अच्छे तरीके से, पर इसमें और बहुत सारे पहलू हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इमिग्रेशन का इशू जो यूएसए के साथ है ये बहुत लॉन्ग टर्म इशू है। 2012 से लेके अब तक रेगुलरली वहां से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। और जो हमारी जो पॉलिसी रही है इंडियन गवर्नमेंट की, वेदर वो कांग्रेस के टाइम की थी कि अब के टाइम की है, वो हमेशा ये रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हम वापस लेंगे। और मैं ये बता दूं कि अगर आप ऐसी पॉलिसी नहीं रखोगे तो फिर उन इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पर डिटेंशन सेंटर्स में पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। जो आपत्ति है, शायद बीजेपी शायद उस आपत्ति को नहीं समझ पा रही है। आपत्ति है कि किस तरीके से, किस हालात में, किस बर्ताव और रवैये के साथ उनको भेजा गया। वापसी से आपत्ति नहीं जी। पहले आप मेरे को उसका जो भूमिका, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसकी पहले बात करनी चाहिए। जो कब इंपॉर्टेंट चीज है वो बाद में आती है। नहीं जयबंश जी, कम इम्पोर्टेंट ये कैसे हो सकता है? बोलने नहीं देना चाहते। नहीं जयबंश जी, ये कम इम्पोर्टेंट, आपने कहा, मुझे आपत्ति आपकी बात से कि ये कम इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है कि किस हालात में भारतीयों की वापसी कराई गई? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट। एनीवे, अभी मैं अपनी भूमिका खत्म कर लूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिना आपकी इंटरफेरेंस से। ओके, तो
मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक देश उनको कह देता है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो आपके पास जिनको आप घोषित कर दोगे वो हमें वापस नहीं चाहिए, तो उनको पूरी जिंदगी डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ता है। और अभी ये भी खबर आ रही है कि ऐसे लोगों को ट्रंप ने सोचा हुआ है कि वो ग्वांटानामो बे में जाके उनको रखेगा। सो हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वापस लेने के सारे दरवाजे जो हैं हमेशा खुले रखने चाहिए। वो सिर्फ हम ही नहीं खुले रख रहे हैं, वो कांग्रेस ने भी खुले रखे थे और वो खुले रहेंगे भी। और दूसरी बात है कि ये एक्सेप्ट करना कि हमें इनको रोकना चाहिए, ये पॉइंट मैं आपको कहना चाहता था पहले ही कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम देखो सिर्फ पंजाब ही नहीं, बड़ी हैरानी की बात है कि गुजरात जैसी स्टेट जो कि इतनी एक डेवलप्ड स्टेट है, वहां से इतने लोग वहां जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको किस तरीके से रोकना है। सिविल सोसाइटी इसमें क्या काम करेगी, आपकी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी इसमें क्या काम करेगी, आपकी पुलिस क्या काम करेगी, आपकी कस्टम्स क्या काम करेंगे, और आप किस तरीके से उसको पूरे को रोकोगे, ये हमारी जिम्मेवारी है नेहा जी, और हमें इसको निभाना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि पुरानी गवर्नमेंट्स ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और मौजूदा गवर्नमेंट को भी मैं ये आपके गुजरात में तो बीजेपी पता नहीं, मुझे तो नंबर ही भूल गए, 20, 25 या 27 साल से अधिक समय से गुजरात में बीजेपी सत्ता में है, और केंद्र में भी सबको पता है कि तीसरा कार्यकाल बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का है। तो फिर हम कहां पर जो है वो सुधार ला पाए इतने वर्षों से आप सत्ता में बने हुए जी? तो यही तो मैं कह रहा हूं, मैं कौन सा नहीं मान रहा हूं। इससे पहले की भी बात है, अभी की भी बात है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें अपने यूथ को इस रास्ते में जाने से रोकना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि बीजेपी को क्या, सारी गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट, बेसिकली ये चीजें जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। तो मैं ये मान रहा हूं, बहुत जोर से मान रहा हूं इस चीज को, और हम अपने यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं सिविल सोसाइटी की तौर से कि हम आपके साथ मिलते हैं, इस चीज को किसी ना किसी तरह से रोकें। ये जो लोगों को ये लहर लगी हुई है, देखो जो जिस आदमी के पास 50 लाख रुपीज होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में काम नहीं कर सकता। तो वी एक्सेप्ट दिस थिंग। अगर हम कह रहे हैं कि उनको वापस लेंगे, और अगर हम कह रहे हैं कि हम उनको जाने से रोकेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें रोकना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन की मोड में बीजेपी दिख रही है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं यहाँ पर, एक ब्रेक लूंगी, क्योंकि हरियाणा से भी अगर अधिक संख्या में प्रवासी गए हैं इलीगल तरीके से, तो वहां पर भी बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी जो है बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है, और गुजरात में भी बीजेपी सरकार जो है उसको दशकों हो गए हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, और हम दर्शकों को लेकर चलना चाहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास, इकराम संधू जी के पास। इकराम जी, कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में पूछे गए सवाल में कहा है कि भोले भाले लोगों को बरगला कर अवैध तरीके से विदेश पहुंचा रहे हैं ये मानव तस्कर। कहीं ना कहीं जो इकोसिस्टम है इस अपराध से जुड़ा हो उस पर काम करने की जरूरत है। तो उम्मीद जताई जा सकती है, चाहे गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, केंद्र सरकार जो है अपने स्तर पर भी इस पर लगाम लगाने को तैयार दिख रही है। इकराम जी। हाँ जी नेहा, हाँ जी, इसमें मैं आपसे 3 बातों के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले कि हमारा रिएक्शन क्या था जब बेड़ियों में हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनें वापस आई। 0, एक लफ्ज नहीं बोले प्रधानमंत्री जी, एक लफ्ज नहीं बोली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक कोलंबिया जैसा देश, उसने अमेरिका का जहाज वापस भेज दिया कि आप हमारे सिटीजन्स को ऐसे नहीं लेके आ सकते। उन्होंने अपना जहाज भेजा और अपने सिटीजन्स को बाइज्जत वापस अपने मुल्क लेके आए। बट ये 56 इंच की छाती वाली गवर्नमेंट जो हमारी है, इसके मुंह में दही जम गई। इन्होंने कुछ नहीं किया। बेड़ियों में हमारे भाई बहन वापस आए, और उनकी बातें सुन के आपके रोंगटे खड़े हो सकते थे कि 4 से 8 साल के बच्चे थे जिन्हें 48 घंटे तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, किसी को बाथरूम नहीं जाने दिया गया। रास्ते में रिफ्यूलिंग हुई थी, वहां से यहां आने में उस जहाज को पूरे 2 दिन लगे। तो ये तो हालात हैं जो इज्जत हमारे विश्व गुरु जी को अमेरिका देता है जी। दूसरी चीज, हम जो से दूसरे मुद्दे पे आते हैं, कल भी ये इशू नहीं रेस किया गया कि आपने अगर भेजना है वापस, इन्हें आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट मत कीजिए। ये लोग हैं जो कि अपनी कोई उनकी
कौन है जो अपना देश छोड़ के ऐसे जाता है, कौन है जो मैक्सिको। मुझे लगता है कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो है मीडिया के सामने बात नहीं रखी है, लेकिन मैं अगेन इसमें कोट करूंगी विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्री, उन्होंने ये कहा कि जो मानवता के जो तमाम जो मापदंड है वही अपनाए जाएंगे और किसी भी देश के नागरिक के साथ इस तरीके से बर्ताव करना सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सुधार की कोशिश में या फिर भारत सरकार को यह एहसास है कि अपने जो भारतीय नागरिक हैं उनकी अगर वापसी ही होगी तो किन हालात में होगी, और ये सुधार शायद हम भविष्य में देख सकते हैं। जी नहीं, ये क्यों हुआ? क्योंकि इस चीज के बारे में आक्रोश बहुत फैला हिंदुस्तान में। ये तो चुप करके बैठ गए थे कि आगे वापस ठीक है। वो जब आक्रोश फैला तो ये गवर्नमेंट एक चीज में बहुत माहिर है, वो है परसेप्शन मैनेजमेंट। तो हाँ, फिर ये सारी परसेप्शन की लड़ाई चल पड़ी कि हाँ जी हमने ये किया, हमने वो किया। बट अगर आपने किया तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते ना, ट्रंप जी आपके साथ खड़े थे, आप सीना तान के बोलते कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप जी से बात हुई है कि भारतीय नागरिकों को हम वापस लेंगे, 7 हैं, 17 हैं, 70 लाख हैं, जितने भी हैं, बट वो इज्जत के साथ हमारे देश वापस आने चाहिए। इतना ही बोलना था प्राइम मिनिस्टर को, इतना तो बोले नहीं। बाद में परसेप्शन मैनेज करने के लिए अब फॉरेन सेक्रेटरी जो मर्जी कही जाए उसको मैं कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता। दूसरी बात, हमने यही सुना कि गोल्डन एरा हिंदुस्तान का शुरू हो गया है, ये हो गया। क्या रीजन है कि 7 लाख लोग 50 लाख से 1 करोड़ खर्च करके इलीगली अमेरिका जा रहे हैं? इसका मतलब कि इतने पैसे के साथ भी हिंदुस्तान में उनका कुछ नहीं होएगा। और आप बातें करते हो कि हमने कुछ लाखों का मुद्रा लोन दे दिया था लोगों को और दुनिया तो रातों रात करोड़पति बन गई है। इसका मतलब ये सब हवा निकल गई इस टायर में से भी। बेसिकली इकोनॉमिकली इंडिया में इतने बुरी कंडीशन है इस समय यूथ की कि वो 50 लाख से 1 करोड़ खर्च करके अपनी जान जोखिम में डाल के एक ऐसे मुल्क इलीगल माइग्रेंट की तरह पहुंचना चाहता है ताकि वहां उसको लगता है उसके बाद भी उसका फ्यूचर जो इंडिया में उससे बेटर है। तो जो हम बांग्लादेश के लोगों को टर्माइट कहते थे तो हमारे लोगों का क्या हाल हुआ अपने देश में, आप वही सोच लीजिए। और तीसरा छोटा पॉइंट जी जो ये गवर्नमेंट हमेशा करती है, जो पहला जहाज था वो जानबूझ के अमृतसर में उतारा गया ये शो करने के लिए कि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पंजाब की है, जबकि पंजाब से ज्यादा लोग गुजरात के थे, हरियाणा के थे। लेकिन ये परसेप्शन देने के लिए कि पंजाब में दुनिया कोई काम करके राजी नहीं है, ये ही है जो अवैध तरीके से बाहर जाते हैं। उस जहाज को आप अहमदाबाद क्यों नहीं उतार सकते थे जी? आप उसे दिल्ली क्यों नहीं उतार सकते थे? आप उसे जयपुर क्यों नहीं उतार सकते थे? आप उसे मुंबई क्यों नहीं उतार सकते थे? आपने सिर्फ उसे अमृतसर ये इसलिए उतारा क्योंकि आप पंजाब को नीचा दिखाना चाहते थे जी। तो ये पंजाब को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन जहां तक जानकारी है जो अगला विमान भी आ रहा है अवैध प्रवासियों को लेकर वो भी अमृतसर ही लैंड करने वाला है। सिद्धार्थ जी, मैं समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर आर्थिक मुद्दे पर जो भारत के हिस्से आया है, मैं समझना चाहती हूँ कि क्राइम को लेकर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तहव्वुर राणा का जो है एक्स्ट्राडिशन जो है प्रत्यर्पण भारत को किया जा रहा है, और भी कई जो है जानकारियां हैं कि 12 ऐसे गैंगस्टर्स की पहचान की है भारत सरकार ने, और अमेरिका में मौजूद ये गैंगस्टर किस तरह से नशे की जो है कारोबार या फिर तस्करी में जुटे हुए, इस पर भी सख्ती बरतने की बात ट्रंप ने कही है। तो कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि चाहे गैंगस्टर की बात हो या फिर अपराध की बात हो या फिर आतंकवाद की बात हो, भारत और अमेरिका के जो संबंध है और भी ज्यादा गंभीर और मजबूत दिखने लगे हैं। जी, एक तो ये जो आप गैंगस्टर की बातें कर रहे हैं, ये भारत और इनके बीच में जो 35 पैराग्राफ का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें किसी माफिया या इस तरह की किसी का नाम की चर्चा नहीं है। बस एक ही नाम की चर्चा है कि तहव्वुर राणा वापस आएंगे क्योंकि उनका एक्स्ट्रेडिशन का केस वहां से निर्वासन का केस वो हार चुके हैं। हाँ, वो हार चुके हैं। दूसरी बात, मुझे एक चीज बहुत आश्चर्य होता है, अभी थोड़ी देर पहले शायद इस कार्यक्रम में किसी ने कहा कि एक और हवाई जहाज अमेरिका का आने वाला है जिसमें 300-400 लोग आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि भारत का एक हवाई जहाज एयर इंडिया 1 बोइंग 777 अमेरिका की धरती पर है, उसमें 396 लोग बैठ सकते हैं। जब भारत का ही अपना हवाई जहाज एयर इंडिया 1 396 लोगों का वहां बैठा हुआ है, तो अमेरिका को अपने मिलिट्री विमान में लोगों को यहाँ भेजने की क्या जरूरत है? एयर इंडिया 1 में जो आ रहे हैं वो खाली जो आएंगे उसके साथ में 396 लोगों को, 395 लोगों को साथ में बाइज्जत क्यों नहीं ला रहे हैं? तो इसमें तो आप अमेरिका को कितना भी कुछ बोलिए, लेकिन आप अपने नागरिकों के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल तो ये उठता है कि आप हमें
जैसे आपने कहा कि विक्रम मिश्री जी ने कुछ आपत्तियां दर्ज करवा दी, आप आपत्ति दर्ज करवाते रहिए, लेकिन अमेरिका अपने मनमानी करते रहेगा। तो आप, मेरा सवाल यह है कि अगर अक्षय कुमार ने एयरलिफ्ट नाम की मूवी बनाई तो वो मूवी को सच भी तो किया जा सकता है। एयर इंडिया 1 जो वहां खड़ा है, जिसमें कि बोइंग 777 में 396 सीटर हवाई जहाज है, तो उसमें 300 एक आदमी को छोड़ दीजिए, बाकी 395 तो लोगों को आप खुद ला सकते हैं। हाँ, अमेरिकी हवाई जहाज में बेडियों में लाने की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल। दूसरी बात है, ये जो 35 पैराग्राफ का मैं पढ़ रहा था, उसमें बड़ा मजेदार है कि अमेरिका मिसाइल से लेकर मवेशी का चारा तक हमको देगा। मतलब उसने इतना ध्यान रखा कि इसमें मिसाइल से लेके मवेशी के चारे तक की चर्चा है। पर हुआ यह है कि मुझे जो धीरे थोड़ा समझ में आया है, ये भारत और अमेरिका का समझौता कम है, ये इंडिया और यूएसए का समझौता ज्यादा है। क्योंकि यूएसए ने तो मिसाइल से लेके मवेशी तक का चारे के बारे में चर्चा कर दी, लेकिन हमारे तरफ से इंडिया के लेबर की तो चर्चा है, लेकिन लेबर के अलावा एक भी किसान के उत्पाद को अमेरिका जाने की चर्चा नहीं है। इसका मतलब ये जो डील हुआ है, ये इंडिया एंड यूएसए के बीच, इंडिया एंड अमेरिका के बीच भारतीय किसानों की कीमत पर ये जो है डील आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है? भारत और अमेरिका के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, ये इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुआ है। यूएसए ने मिसाइल से लेकर मवेशी के चारे तक चर्चा कर, और ये भारतीय किसानों के लिए जो है सीधे सीधे एक बुरी खबर, और ये भारतीय किसानों के लिए एक बुरी खबर जो है साबित होगी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, और लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि गौतम अडानी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार उन्होंने इस तरह के किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिए हैं, और अडानी को लेकर सवाल जब किया गया तो उन्होंने व्यक्तिगत मामला बताया। इसे कैसे भारत के लोग देखें, या फिर जो दुनिया है वो भारतीय प्रधानमंत्री का स्टैंड, इसको कैसे समझे? एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और दर्शकों को लेकर चलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता कर्नल जयवंश जी के पास। कर्नल जयवंश, आपसे समझना चाहते हो कि गौतम अडानी को लेकर पत्रकार ने सवाल पूछा और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, 2 राष्ट्र प्रमुखों के सामने ऐसी बातें जो है नहीं होती हैं, उनके बीच ऐसी बातें नहीं होती हैं। इसे कैसे देखना चाहिए? ये व्यक्तिगत मामला कैसे अमेरिका में भारतीय अरबपति कारोबारी के खिलाफ केस चल रहा है? जी देखो नेहा जी, आज आपकी डिबेट में मैंने देखा मेरे सामने बहुत काबिल 2 लोग बैठे थे। एक मेरा दोस्त कांग्रेस पार्टी से, दूसरे जो अपने आप को एक अनबायस्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी थी कि बहुत अच्छी। अफसोस मेरे को तब होना शुरू हुआ जबकि इकरम जी ने, संधू साहब ने, इतने मैच्योर आदमी ने, गामा पहलवान 52 इंच की छाती, आपके वो प्राइम मिनिस्टर हैं संधू साहब, उनके बारे में बात करती है ना, तो थोड़ी सी इज्जत और मान सत्कार से किया करो। हैं तगड़ा लीडर, ये वो, आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है आपके पास। आप अपनी नॉलेज आंकड़ों से बात कीजिए कि कहीं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये डिबेट जानी है, कुछ इज्जत मान सत्कार होना चाहिए। अगर अभी मैं आपके लीडर्स के बारे में ऐसे बोलना शुरू कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? तो अगर आपको इसके बाद बात करने का मौका मिलता है तो अच्छी तरह से बात कीजिए। सिद्धार्थ जी ने बहुत, संधू जी मैं आऊंगी आपके पास, जयवंश जी की बात पूरी कर ले, फिर आप अपनी बारी में बोलिए। सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छी बातें की। पहली बारी में बहुत खुश था, इतने होशियार आदमी होके ये कौन सी बात कर दी इन्होंने कि एयरपोर्ट 1 के अंदर 400 पीपल को लेके आ जाओ। कोई नेशनल लीडर अपने, मतलब कोई मेरे को ऐसी प्रेसिडेंट बता दो, यूक्रेन की प्रेसिडेंट बता दो, किसी और कंट्री की प्रेसिडेंट बता दो जिसमें कि वहां के प्राइम मिनिस्टर के जहाज के अंदर आप इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके आ जाओगे। ये मतलब मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि एक इतने होशियार आदमी ने इस तरीके की बात। जयवंश जी, कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने अपना विमान भेजा था। जयवंश जी, ये तो फैक्ट है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने खुद अपना ही विमान भेजा और उनको लेने जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए। अपना विमान नहीं भेजा, उन्होंने अपने देश का विमान भेजा। और उसके बाद जो है ये जो मैटर होता है नेहा जी, मैं एक सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हूँ। जब कोई कंट्री जिस तरीके से किसी को भेजना चाहती है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि कंट्री कहेगी हम तो इसी तरीके से, और ये सिर्फ हमारे पास उन्होंने ऐसे नहीं भेजा है। दे हैव नॉट सेंट इट टू अस ओनली, दे हैव सेंट पीपल इन अ सिमिलर मैनर टू ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास, इक्वाडोर, सबको भेजा है। ये ट्रंप की उस टाइम की पॉलिसी थी। इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए हमारी क्या नीति होगी,
वो अभी तक उसका पूरी तरह से खुलासा हुआ नहीं है। पर हमने एक्सेप्ट किया है इसमें पार्लियामेंट में कि इस चीज के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। तो उनकी पॉलिसी और हमारी पॉलिसी के बाद में इसके बाद आगे क्या होता है उसकी जब नेक्स्ट कोई लॉट आएगा तब हम डिबेट कर लेंगे। ठीक है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज, जो कि मैंने आपको पहले कहा था, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो किसी भी हमारे नागरिक को यहाँ भेजना चाहते हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और ये कहना जी जहाज पे डाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, आई थिंक इस डिबेट के स्टैंडर्ड को नीचे लेके जाने की बातें हैं। बाकी आपने अडानी के बारे में पूछा था, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ये व्यक्तिगत बात है। उसके बारे में केस तो मेरे ख्याल उनका केस कहीं मैंने पढ़ा था कि केस जो है वो वापस लिया जा रहा है, पर नहीं भी लिया जाए तो वो अडानी एक बिजनेसमैन है, वो अपना केस खुद लड़ेगा। अगर उसको कोई नुकसान होगा वो खुद झेलेगा। ये एक स्टेट क्राफ्ट की बात तो है ही नहीं है जिसमें कि वो करे, वो ही अपने आप वो सक्षम है, ऊपर जाए नीचे जाए, वो उसने बिजनेस करनी है, इसमें गवर्नमेंट का क्या लेना है। ठीक है, लेकिन ये व्यक्तिगत मामला भी तो नहीं हुआ ना, वो एक इंडियन सिटीजन है और इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट जो है यूएस में जो है कोई केस चल रहा है और जो वहाँ का जस्टिस डिपार्टमेंट है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो इस पे भारत चल रहे हैं नेहा जी, हर जगह बहुत केसेस चल रहे हैं। मित्तल के अगेंस्ट भी जो केसेस हैं वो यूके का है, वो उसके केस चल रहे थे कहीं अफ्रीका में। एक कोई लड़की है जिसको कि मेरा ख्याल फिजी में पकड़ के उन्होंने रखा हुआ है, अरेस्ट करके रखा हुआ है। सो बिजनेस में ये काम चलते रहते हैं और वो बिजनेसमैन को और फैमिली को खुद ही उसको रिजॉल्व करना होता है, उसमें गवर्नमेंट्स नहीं पड़ती हैं। ऐसी जो इमेच्योर बातें नहीं करनी चाहिए। जी, समय का थोड़ा अभाव है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से टिप्पणी ले लूं, वो आपत्ति जता रहे थे, उसके बाद छोटी सी टिप्पणी सिद्धार्थ जी से। जी इकराम जी। हाँ जी, बीजेपी वाले ना कुछ भी बोल देते हैं और बाद में फिर चुईमी बन जाते हैं। अब ये काम शुरू किसने किया था? अकेले मनमोहन सिंह थे हमारे प्राइम मिनिस्टर? सिर्फ नरेंद्र मोदी तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। यही नरेंद्र मोदी उन्हें मनमोहन सिंह कहते होते थे। यही नरेंद्र मोदी ने जो आपके मौत का सौदागर कहते थे, इकराम जी जो आपके मौत के समय कम है इसलिए इकराम जी को सुन लेने दीजिए। समय बहुत ही कम है, इकराम जी को सुन लेने दीजिए। समय कम है, समय कम है। जयबंश जी आपसे अनुरोध है कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन लेने दें। जयबंश जी आपसे अनुरोध है कांग्रेस प्रवक्ता को सुन लेने दें। जयबंश जी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, दर्शकों तक कुछ भी नहीं पहुंचा पा रहे। सोनिया गांधी ने ये शुरू किया था। जयबंश जी मैं अनुरोध कर रही हूँ आपसे, अनुरोध कर रही हूँ आपसे। जयबंश जी समय समाप्त हो रहा है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बोल लेने दें। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेरी खतन इसकी छाती है, हम उनकी छाती नहीं नाप रहे थे। ठीक है, भाषा जो है सबको संयमित नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। सिद्धार्थ जी से मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, माफ कीजिएगा समय समाप्त हो रहा है, माफ कीजिएगा, मैं सभी पैनलिस्ट से अनुरोध करना चाहती हूँ कि समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, मैं अनुरोध कर रही हूँ। इज्जत तभी होती है अगर आप इज्जत कराते हो। मैं अनुरोध करती हूँ इकराम जी सब पब्लिक में है, सब सार्वजनिक है कि कौन किसके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल संक्षेप में, समय समाप्त हो रहा है। ठीक है इकराम जी, बिल्कुल संक्षेप में, समय समाप्त हो गया जी। यही प्राइम मिनिस्टर मोदी थे जिन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के घर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दीपक चोपड़ा जी और एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी मिलके हिंदुस्तान के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे थे। ये प्राइम मिनिस्टर की इज्जत है। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर है, मनमोहन सिंह भी वैसी प्राइम मिनिस्टर है। जैसे इनको जनता ने चुना वैसे ही मनमोहन सिंह को चुना। तो आप ये नहीं कर सकते कि दूसरों पे आप फेंको चीकड़ और आपके बारे में बात हो आपको नहीं जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे बारे में। ठीक है, मैं एक लाइन सिद्धार्थ जी से एक आखिरी सवाल पड़ेगा। सिद्धार्थ जी बिल्कुल संक्षेप में। जो मैं अदानी पे आ रहा हूं, ये पहली बार हुआ है 11 साल में मोदी जी ने हिंदुस्तान में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल संक्षेप में इकराम जी, समय समाप्त हो गया जी। बिल्कुल संक्षेप, 10 सेकंड लूंगा। तो यहाँ ये फंस गए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था जैसे मुंह से सारा खून का रंग ही निकल गया और आनंद फानंद में कुछ और बोल के। और जी ये प्राइवेट ठीक है इकराम जी, मैं सिद्धार्थ जी से भी इसी मामले पर, ये व्यक्तिगत मसला है क्या सिद्धार्थ जी? व्यक्तिगत मसला तो मैं बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी भारत में परंपरा है। जब भारत के विदेश मंत्री उग्रवादियों को अपने हवाई जहाज में कंधार ले जाके छोड़ सकते हैं
तो उसी वैसा ही भारत का एक मंत्री अपने मासूम नागरिकों को अमेरिका से भारत क्यों नहीं ला सकता है उसी हवाई जहाज में? मुझे कोई उसमें आश्चर्य नहीं दिखता है। प्रेसिडेंट की बात अगर है तो प्रेसिडेंट तो भारत में है ही। दूसरी बात है, अदानी के बारे में व्यक्तिगत तो मतलब मोदी जी ने ये कह दिया कि अमेरिका में तो वो मान गए कि अदानी जी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध हैं। अब वो भारत में आके अगर व्यक्तिगत संबंध है तो उसको पार्लियामेंट में बता देंगे कि उनके क्या व्यक्तिगत संबंध हैं। और तीसरी बात, अमेरिका ने ध्यान में रखिएगा इस पूरे के पूरे ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहीं पर भी एक जगह भी न तो अदानी का नाम लिया है, न तो अदानी का जो मेन बिजनेस है ग्रीन एनर्जी, पोर्ट्स और एडिबल ऑयल, उसका चर्चा किया है। लेकिन महिंद्रा का नाम इसमें है, बीईएल का नाम है, जिंदल स्टील का नाम है, हिंडाल्को का नाम है, जुबिलेंट फार्मा का नाम है, एप्सिलॉन फार्मा का नाम है। इसका मतलब है अमेरिका भारत को बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहा है कि हम आपके साथ धंधा तो करेंगे लेकिन माइनस अदानी, हम धंधा करेंगे। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का कि आपने वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने में मेरी मदद की कि तमाम मसलों पर जो नरेंद्र मोदी हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो बातें रखी हैं उसके क्या मायने, भारत के हित में क्या और अमेरिका के हित में क्या जाता हुआ दिख रहा है, दोनों देशों के जो भविष्य में संबंध है उससे दोनों देशों के नागरिकों को क्या हासिल होगा। आप info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर संबंधित फीडबैक भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। नमस्कार।